हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त जसवंत पाठक और जीएस एक्सपर्ट जसवंत पाठक यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए मैं एक न्यू इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहले तो हम लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, जिसमें जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस जिनका ऑप्शनल है यूपीएससी में, और साथ साथ में आप नेट जो एग्जाम देते हैं और पीजीटी टीजीटी का एग्जाम देते हैं, वहां पर ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं एक एक करके आपको जो है ये पढ़ाऊंगा, जिसमें आपकी पॉलिटिकल थ्योरी होगी, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स होंगे, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स होंगे। इन सभी विषयों पर जो भी आपके टॉपिक्स हैं मैं एक एक चैप्टर करके फिनिश करूंगा, और ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा होगा जो इसकी 75,000 रुपए 80,000 रुपए फीस ले रहे हैं। मैं इसको पहली बार इस पूरे जो है YouTube चैनल पे फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी के लिए रहेगा। एक भी पैसे आपको नहीं देने होंगे। बस आप सभी लोग इस लेक्चर्स को अच्छे से देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। इसके बाद में यही मेरा मोटिवेशन है, यही मेरी गुरु दक्षिणा आप कह सकते हैं। तो सबसे पहले मैं लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं इसके कुछ दृष्टिकोण के बारे में बताना चाहूंगा, इसकी फिलॉसफी के बारे में बताना चाहूंगा कि कैसे हम लोग इसको पढ़ेंगे। जो हमारा लेक्चर है वो बेस्ड होगा कुछ ऐसी बुक्स पर जिसमें हमने ओपी गाबा, राजेश मिश्रा सर की कुछ नोट्स को और जो मेरे अपने बनाए हुए नोट्स हैं, इन सभी नोट्स को इंक्लूड करके एक साथ आप सभी तक मैं सर्व करूंगा, जिससे आपको इन सभी चीजों में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। और जो सब्जेक्ट ये आपको बोरिंग लगता है, ये आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने लगेगा और आप सभी लोग अच्छा स्कोर कर पाएंगे और पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है आपकी वो दूर हो जाएगी। तो बिना किसी देरी की मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले आज हम लोग पहले टॉपिक देखते हैं कि किन किन टॉपिक्स को वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स यानी जो हमारे अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक विचारक हैं, पश्चिमी जो राजनीतिक विचारक हैं, उनको हम लोग पहले पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इनमें सबसे पहले नाम आता है प्लेटो का। तो सबसे पहले हम विषय सूची को देखते हैं। ये खास तौर से ये जो है हमारा जो लेक्चर है ये हिंदी मीडियम के लिए है, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं जो टर्मिनोलॉजी होगी मैं इंग्लिश की भी यूज करूंगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। सबसे पहले आप देखें हमारी जो लिस्ट है, इसमें सबसे पहला नाम आता है प्लेटो का, फिर दूसरा अरस्तु को हम लोग पढ़ेंगे, सेंट अगस्टाइन को पढ़ेंगे, सेंट थॉमस एक्विनोस को पढ़ेंगे, मैकियावेली को पढ़ेंगे, थॉमस हॉब्स को पढ़ेंगे, जॉन लॉक को पढ़ेंगे, जीन जैक रूसो को पढ़ेंगे, और इसके बाद में आपका जो नंबर आता है जेरेमी बेंथम को पढ़ेंगे, जॉन स्टुअर्ट मिल को पढ़ेंगे, जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हीगल को पढ़ेंगे और टीएच ग्रीन को पढ़ेंगे। ये हमारे 12 पॉलिटिकल थिंकर्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और अच्छे खासे क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे हम अपने सेशन को प्लेटो से। प्लेटो से स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग अपने सेशन को, और प्लेटो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स में अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ये जो प्लेटो हैं ये सुकरात के शिष्य हैं। सुकरात जो कि यूनान एथेंस के रहने वाले और डायलेक्टिकल मेथड्स को यूज करते थे वो लोग, यानी डायलॉग्स के थ्रू बात करते थे। सोक्रेट्स ने अपना सारा जीवन लोगों की भलाई के लिए लगा दिया और अंततोगत्वा उनको मिला क्या, उनको मृत्युदंड दिया गया। तो इस चीज से प्लेटो को बहुत ज्यादा दुख हुआ, बहुत ज्यादा परेशान हुए प्लेटो, क्योंकि सोक्रेट्स की कोई अभी तक बुक नहीं लिखी गई है। सोक्रेट्स ने सिर्फ डायलॉग के फॉर्म में डिलीवरी की है, लोगों से बातचीत करी है, लोगों को समझाया है कि शासन कैसा होना चाहिए, एक राजा कैसा होना चाहिए, इन सभी बातों के बारे में। राजा दार्शनिक होना चाहिए कि जो है राजा प्रजातांत्रिक होना चाहिए कि लोकतांत्रिक, इन सभी विषयों पर डायलॉग्स के थ्रू सोक्रेट्स बात करते थे। लेकिन जब उनकी डेथ हो गई तो उनका ही बहुत ही प्रिय शिष्य जो कि प्लेटो होता है, प्लेटो ने एक बुक लिखी, और एक नहीं कई सारी बुक्स लिखी, जिसमें जो सोक्रेट्स के डायलॉग्स हैं उनको कोडिफाई किया, यानी उनको बुक का नाम दिया। और जो है प्लेटो ने एक अपनी एकेडमी द एकेडमी भी ओपन करी।
ठीक है। और फिर इसके बाद में बैक टू बैक प्लेटो ने, जिसमें प्री प्लेटो आता है, फिर जो है जो इस टाइम के मैच्योर प्लेटो कहते हैं, यानी उस टाइम पीरियड पे जो प्लेटो की रचनाएं वो आपको विकसित रचनाएं, फिर लेट प्लेटो आपको देखने को मिलता है। इन सभी चीजों के बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो ये लेक्चर जो होगा आपका ऑडियो लेक्चर भी आप इसको समझ सकते हैं और आप इसको देख भी सकते हैं। एक दो बार आप इसको सुनेंगे, हमारे लेक्चर्स को देखेंगे, सुनेंगे, तो आपको बहुत इजी वे में आपको ये आपके माइंड में सेट हो जाएगा। आप पॉलिटिकल साइंस से आंसर राइटिंग अच्छी कर पाएंगे अपने यूपीएससी के एग्जाम में। नेट जेआरएफ में पॉलिटिकल साइंस जिसका है वो अच्छा स्कोर कर पाएंगे, आपको जेआरएफ मिल जाएगा। इसके बाद में जो पीजीटी वगैरह दे रहे हैं, जो पीजीटी देने जा रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर साबित होगा ये। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्लेटो के जीवन परिचय के बारे में हम लोग जानते हैं। प्लेटो के जीवन परिचय के बारे में हम लोग जानते हैं। तो आइए ये सेशन पहले स्टार्ट करते हैं यहां से। प्राचीन यूनान के महान दार्शनिक प्लेटो को केवल यूनान का ही नहीं बल्कि समूचे विश्व का प्रथम राजनीतिक दार्शनिक होने का गौरव प्राप्त है, श्रेय प्राप्त है। ठीक है, उनसे पहले किसी ने भी राज्य, सरकार तथा व्यक्ति के संबंध पर लॉजिकल प्रिंसिपल प्रस्तुत नहीं किया है। यानी अभी तक ऐसा कोई तार्किक रूप से कोई जो है सिद्धांत अभी तक प्लेटो के पहले किसी ने नहीं दिया। सॉक्रेट्स से मैंने बताया कि सॉक्रेट्स डायलॉग फॉर्म में डिलीवरी कर रहे थे। प्लेटो को जो दर्शन है, प्लेटो का जो दर्शन है वो सर्वव्यापी था। राजनीति शास्त्र के अतिरिक्त ये तर्क शास्त्र में, नीति शास्त्र और शिक्षा शास्त्र आदि विषयों पर भी उसकी जो है प्लेटो की देन मौलिक है और उस पर उन्होंने गहन चिंतन किया है। मूल रूप से प्लेटो एक आदर्शवादी था। वो पदार्थ यानी मैटर की अपेक्षा आइडिया को ही वास्तविक मानकर प्राथमिकता देते थे। प्लेटो की ये मान्यता हीगेल, ग्रीन, बोसांके जैसे जो हमारे आधुनिक आदर्शवादियों की ये प्रेरणा स्रोत बनी है। आधुनिक युग की बहुत अन्य सारी विचारधाराएं हैं जिसमें फासिज्म है यानी फासीवाद है, अधिनायकवाद है, नाजीवाद है, ये भी प्लेटो के दर्शन के ऋणी है। यानी बहुत सारी ऐसी चीजें जो प्लेटो के दर्शन से, प्लेटो के फिलॉसफी से अडॉप्ट की गई हैं। अब हम इनके थोड़ा लाइफ स्टाइल के बारे में जानते हैं कि इनके जीवन परिचय के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग जीवन परिचय है, बहुत दुख भरा जीवन परिचय इनका, बहुत सारे स्ट्रगल्स हैं। कोई आदमी महान तभी बनता है जब वो स्ट्रगल करता है अपनी लाइफ में, वो जो है जो हमारा डर है उसको दूर करता है और चुनौतियों को फेस करता है, वही आने वाले टाइम में इतिहास लिखता है। सबसे पहले हम लोग महान यूनानी दार्शनिक प्लेटो के जन्म के बारे में, जो कि 427 ईसा पूर्व में एथेंस के कुलीन परिवार में हुआ था। उनके पिता अरिस्टोन एथेंस के अंतिम राजा कोरडस के वंशज तथा उनकी माता पेरिकतियोन यूनान के सोलन घराने से थी। प्लेटो का वास्तविक नाम एरिस्टोक्लीस था। उसके अच्छे स्वास्थ्य के कारण उसके व्यायाम शिक्षक ने यानी उसके जो फिजिकल ट्रेनर थे उनका नाम प्लाटोन रख दिया। प्लेटो शब्द का जो यूनानी उच्चारण है वो है प्लाटोन तथा प्लाटोन शब्द का अर्थ है चौड़ा चपटा। यानी जो प्लेटो थे बहुत ही भारी भरकम शरीर थी, खली जैसी, द ग्रेट खली जैसी इनकी बॉडी थी। ठीक है, और उन्होंने बकायदा जो एक अपना व्यायाम शिक्षक भी रखा था, उसी ने उसका नाम प्लाटोन रखा था। धीरे धीरे प्लाटोन के स्थान पर उन्हें प्लेटो कहा जाने लगा। वो आरंभ से ही राजनीतिज्ञ बनना चाहते थे, लेकिन उनका यह स्वप्न पूरा ना हो सका और वो एक महान दार्शनिक बन गए। प्लेटो के जन्म के समय एथेंस जो था वो यूनान का महानतम राज्य था। ठीक है, लेकिन लगातार 30 वर्षों तक स्पार्टा और पेलोपोनेशिया के साथ युद्ध ने एथेंस की जो प्रॉस्पेरिटी थी, प्रतिष्ठा थी, वो मिट्टी में मिला दी। कंटिन्यू युद्ध होता रहता था इन दोनों के बीच में, स्पार्टा और पेलोपोनेशिया के बीच में। तो धीरे धीरे इनकी जो प्रॉस्पेरिटी थी, इनकी समृद्धिता थी, वो धीरे धीरे खत्म होने लगी और 404 ईसा पूर्व में एक क्रांति द्वारा एथेंस में लोकतंत्र के स्थान पर 30 निरंकुश शासन का जो है स्थापित हुए। 30 निरंकुश शासन जो है वो राज करने लगे। लाइक दैट हिटलर जैसी जो है उन्होंने रास्ता ही अपनी जो जनता के बारे में नहीं सोचते थे, अपनी जेब को भरने के लिए सोचते थे। ठीक है, इन सभी चीजों के बारे में। प्लेटो का शासन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया, लेकिन उसने शासन में भाग लेने से इनकार कर दिया।
शीघ्र ही दूसरी क्रांति द्वारा एथेंस में 30 निरंकुश के स्थान पर फिर से प्रजातंत्र की स्थापना की गई। लेकिन इस शासन के दौरान सुक्रेट्स यानी जो उसके गुरु होते थे, उसकी मृत्यु ने उसके दिल में प्रजातंत्र के प्रति घृणा पैदा कर दी। यानी सोचो, जिस प्रजातंत्र को बहुत अच्छा शासन माना जाता है, उस प्रजातंत्र ने सोक्रेट्स की जान ले ली। वो 18 या 20 वर्ष की आयु में सोक्रेट्स की ओर आकर्षित हुआ था, यानी लगभग 18 साल उम्र थी तो सुकरात का जो है वो शिष्य बन गया। यद्यपि प्लेटो तथा सुकरात में कुछ विभिन्नता यानी कुछ डाइवर्सिटीज, कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, लेकिन सुकरात की शिक्षाओं ने इसे और अधिक आकर्षित किया। प्लेटो सुकरात का शिष्य बन गया। सुकरात के विचार से प्रेरित होकर ही प्लेटो ने राजनीति की नैतिक व्याख्या की, सद्गुण को ज्ञान माना, शासन कला को उच्चतम कला की संज्ञा दी और विवेक पर बल दिया। 399 ईसा पूर्व में सोक्रेट्स को मृत्युदंड दिया गया तो प्लेटो की आयु उस समय 28 वर्ष थी। इस घटना से परेशान होकर वो राजनीति से विरक्त हो गया, यानी उसका राजनीति में जरा भी मन नहीं लगा। फिर वो एक दार्शनिक बन गया। उसने अपनी रचना रिपब्लिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है रिपब्लिक में सोक्रेट्स के यानी सुकरात के सत्य तथा न्याय, ट्रुथ और जस्टिस को रीजनेबल ठहराने का प्रयास किया, यानी तार्किक रूप दिया। ये उसके जीवन का ध्येय बन गया था। वो सुकरात को प्राण दंड दिए जाने पर एथेंस छोड़कर मेगरा में चला गया, क्योंकि वो लोकतंत्र से घृणा करने लगा था। मेगरा जाने पर 12 वर्ष का इतिहास अज्ञात है, यानी 12 वर्ष उसने क्या किया इसके बारे में अभी तक इतिहासकारों को कोई जानकारी नहीं मिल पाई, ना ही उसने किसी बुक में ये चीजें मेंशन करी हैं। लोगों का विचार है कि इस दौरान वो इटली, यूनान और मिस्र आदि देशों में घूमता रहा। वो एक ट्रेवलर बन गया, वहां की सरकारों के बारे में वो जागरूक होने लगा। वो पाइथागोरस के सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए 387 ईसा पूर्व में इटली और सिसिली गया। सिसिली के राज्य सिराक्यूज में उसकी भेंट दियोन तथा वहां के राजा डायोनिसियस प्रथम से हुई। उसके डायोनिसियस से कुछ बातों पर मतभेद भी हुए और उसे दास के रूप में इजारिन टापू पर भेज दिया गया। यानी जो डायोनिसियस थे उन्होंने उसको एज अ स्लेव बना लिया और स्लेव बनाकर उसके पैरों को बांधकर, उसके हाथों को बांधकर उसने जो है इजारन टापू पर भेज दिया। उसे इसके एक मित्र ने वापस एथेंस पहुंचाने में मदद करी, यानी उसके ही मित्र वहां पर काम कर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि ये तो प्लेटो हमारा मित्र है, तो उन्होंने फिर से प्लेटो की मदद करने का प्रयास किया। प्लेटो ने 386 ईसा पूर्व में इजारन टापू से वापस लौटकर अपने शिष्यों की मदद से एथेंस में एकेडमी खोल ली, जिसे यूरोप का पहला विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त है। यानी सबसे पहले एथेंस में अगर किसी ने एक यूनिवर्सिटी ओपन करी तो वो नाम आता है प्लेटो का, और उस यूनिवर्सिटी का नाम था द एकेडमी। उसने अपने जीवन के 40 वर्ष अध्ययन अध्यापन कार्य में व्यतीत किए। प्लेटो की इस एकेडमी से के कारण एथेंस यूनान का ही नहीं बल्कि सारे यूरोप का एक इंटेलेक्चुअल, एक बौद्धिक केंद्र बन गया। उसकी एकेडमी में गणित और जो ज्यामिति थी इसके अध्ययन पर विशेष जोर दिया जाता था। उसकी अकादमी के प्रवेश द्वार पर यह वाक्य लिखा था कि गणित के ज्ञान के बिना यहाँ कोई प्रवेश करने का अधिकारी नहीं है। यानी उसने एक तरह से अपने फिलॉसफी में तार्किकता को एक लिजिटमेसी बनाई, वैधानिकता जो है उसने प्रवेश कराई। यहां पर राजनीतिज्ञ, कानूनवेत्ता और दार्शनिक शासक बनने की भी शिक्षा दी जाती थी। यानी उसके इस यूनिवर्सिटी में आप पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, आप बहुत बड़े जुरिस्ट बन सकते हैं और फिलोसोफर आप बन सकते हैं। इन सभी चीजों के बारे में इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता था। डायनेसियस प्रथम की मृत्यु के बाद 367 ईसा पूर्व में डायनेसियस जो द्वितीय था वो सिराक्यूज का राजा बना। अपने मित्र दियोन के कहने पर वहां जाकर राजा को दर्शन शास्त्र की शिक्षा देने लगा। इस दौरान राजा के जो चाटुकार थे उन्होंने दियोन के खिलाफ बोलकर उसे देश निकाला दिलवा दिया और उसकी संपत्ति व पत्नी को जब्त कर लिया। इससे नाराज प्लेटो एथेंस वापस चला गया। 361 ईसा पूर्व में जो डायनिसियस थे उन्होंने उसे दोबारा सिराक्यूज आने का निमंत्रण दिया, परंतु वो यहां आने के लिए तैयार नहीं था।
लेकिन तारंते के दार्शनिक शासन की प्रेरणा से वो वहां आकर डायनिसियस को दर्शन शास्त्र का ज्ञान देने लगा। लेकिन दोबारा डायनिसियस वह प्लेटो में जो सैद्धांतिक बातों पर मतभेद होने लगे और फिर वो वापस एथेंस चला गया। यहां पर इसके जीवन में कई सारे फ्लक्चुएशन देखने को आपको मिलेंगे, यानी ये स्ट्रगल टाइम पीरियड है। ये प्लेटो का शुरुआती जीवन है, जहां पर प्लेटो रचनाएं तो कर रहे हैं लेकिन अभी तक उसको सभी के दिलों में उसको बसा नहीं पाए हैं। इससे उसकी जो आदर्शवादिता को गहरा आघात पहुंचा और वो व्यवहारिकता की ओर मुड़कर द लॉज नामक ग्रंथ लिखने लगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट उसका ये मतलब इसका एक काव्य है, यानी उसका एक फिलॉसफी उसने दिया जिस पर द लॉज नामक एक बुक लिखी। इतना क्लियर हो रहा है मुझे लग रहा है आप सभी को। अपने किसी शिष्य के आग्रह पर वो एक विवाह समारोह में शामिल हुआ और वहीं पर सोते समय 81 वर्ष की अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई। यानी जो प्लेटो की मृत्यु होती है वो 81 वर्ष की अवस्था में प्लेटो की मृत्यु हो जाती है। अब इस दौरान इसके बीच में उन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं, सोक्रेट्स का उन पर क्या इन्फ्लुएंस रहा है, इन सभी चीजों के बारे में हम प्लेटो के बारे में पढ़ेंगे, जो एग्जाम में जहां से क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इन्फ्लुएंस ऑफ सोक्रेट्स, यानी प्लेटो के जीवन पर सुकरात का क्या प्रभाव रहा। तो स्टार्ट करते हैं। प्लेटो का जो दर्शन सिर्फ उसकी काल्पनिक मस्तिष्क की ही उपज नहीं, अपितु परिवार, देश, काल एवं पूर्वकालीन दार्शनिकों के विचारों से भी प्रभावित है। राजनीतिज्ञों के परिवार से संबंधित होने के कारण वो स्वभाव से ही राजनीतिक की समस्याओं में रुचि लेने लगा था। प्लेटो के विचारों पर तत्कालिक सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों के प्रभाव के साथ पूर्ववर्ती दार्शनिक जो थे, पाइथागोरस, पार्मेनिडीज, हिराक्लिटस, सोक्रेट्स और जितने भी विचारक थे उन पर इनका गहरा प्रभाव पड़ा। लेकिन जितने भी विचारक हैं, जितनी भी परिस्थितियां हैं, उन पर प्लेटो पर सोक्रेट्स का प्रभाव कुछ ज्यादा ही था। हालांकि इन सभी विचारों का, पाइथागोरस, पार्मेनिडीज, हिराक्लिटस, सोक्रेट्स, इन सभी विचारों का ज्यादा प्रभाव पड़ा, लेकिन उनमें से भी सबसे ज्यादा जो प्रभाव था वो देखने को सोक्रेट्स का मिलता है। वो 20 वर्ष की आयु में सुकरात के संपर्क में आया और आजीवन उसका शिष्य बना रहा। सुकरात की जो आकृति उसके हृदय पटल पर अंकित हो चुकी थी वो कभी धूमिल नहीं हुई। प्रोफेसर मैक्सी कहते हैं कि प्लेटो में जो सुकरात पुनर्जीवित हो गया, यानी प्लेटो के जीवन में सुकरात का बहुत ज्यादा प्रभाव रहा और सुकरात ही दिखता था। प्लेटो जो था वो सुकरात ही दिखता था, उसके बातचीत में, उसके डायलॉग्स डिलीवरी में, वो सभी किसी भी तरह से उसमें जो है सुकरात की झलक देखने को मिलती है। प्लेटो के मस्तिष्क और आत्मा ने अपने गुरु के विचारों और भावनाओं को पूर्ण रूप से हृदयगम कर लिया। सुकरात का प्लेटो पर कुछ ऐसे प्रभाव हैं जो हम देखते हैं। सबसे पहला जो उन्होंने दिया कि सद्गुण ही ज्ञान है, वर्च्यू इज नॉलेज। वर्च्यू इज नॉलेज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से बनता है। प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक का मुख्य विचार यही है कि सद्गुण ही ज्ञान है। प्लेटो ने यह विचार अपने गुरु सुकरात से ग्रहण किया है। सुकरात सद्गुण और ज्ञान को एक सिक्के का दो पहलू मानता है। सुकरात के अनुसार सत्य ही सद्गुण है। सत्य कभी अकल्याणकारी नहीं हो सकता, यानी अनवेलफेयर नहीं हो सकता है। लोगों के कल्याण के लिए ही सत्य अगर कोई बोलता है तो लोगों के कल्याण ही करता है। ज्ञान सत्य की आत्मानुभूति है। सत्य को आचरण में लाए बिना सच्चे ज्ञान की अनुभूति निरर्थक और निष्फल है। मेयर एक बहुत ही बड़े फिलोसोफर हैं, उनके वर्ड्स में, उनके शब्दों में कहा गया है कि यदि हम ज्ञान और आचरण को एक माने तभी एक अस्थाई मापदंड बना सकते हैं। जिस ज्ञान का आचरण के साथ कोई संबंध नहीं है, जो ज्ञान केवल ज्ञान के लिए संपादित किया जाता है, वो ज्ञान निरर्थक है। यानी जहां पर जिस ज्ञान में सत्यता नहीं है, जिस ज्ञान में लोगों के वेलफेयर के लिए काम नहीं हो रहा है, जिस ज्ञान में वर्च्यू नहीं है, उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं, वो निरर्थक है।
ज्ञान केवल कुछ सूचनाओं का संकलन मात्र नहीं है, इसका चरित्र निर्माण के साथ गहरा संबंध है। यानी ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी काम करता है। यानी कोई क्रूर है तो उसको लिबरल बनाने का काम करता है, कोई बहुत ज्यादा लोगों से घृणा करता है तो उसके मन में प्यार और सहृदय, अच्छे हृदय वाला उसको बनाने का काम करता है। जो ज्ञान है, वर्च्यू है, जो ज्ञान बुद्ध के माध्यम से संपूर्ण व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। ये इच्छा शक्ति और भावनाओं का निर्माण भी करता है। साहस, संयम, न्याय आदि सभी गुणों की उत्पत्ति ज्ञान से ही होती है। जो साहसी व्यक्ति वही बन सकता है जो भय तथा निर्भीकता का ज्ञान रखता हो। यानी साहसी वही बन सकता है जिसके अंदर जरा भी किसी के प्रति डर ना हो और वो हमेशा सत्य का साथ देता हो, उसके अंदर निर्भीकता हो। प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक का जो सार है, रिपब्लिक में जो लिखी गई बातें हैं, उसमें सबसे बड़ा प्रभाव आप देखने को मिलेगा कि सद्गुण को, यानी अच्छे गुण को हो, वर्च्यू को ही जो है उन्होंने बहुत ज्यादा प्रॉस्पर माना है। और सद्गुण ही ज्ञान का सिद्धांत, जो सुकरात की सबसे इंपॉर्टेंट देन है, जो सुकरात का सबसे इंपॉर्टेंट गिफ्ट है। अब हम दूसरा देखेंगे, दूसरा प्रभाव क्या है, सद्गुण का स्वरूप कैसा होना चाहिए, यानी नेचर ऑफ वर्च्यू कैसा होना चाहिए। सुकरात का तरह प्लेटो का भी ये मानना था कि प्रत्येक वस्तु की भलाई का उत्कृष्टता इस बात में है कि उसमें वो गुण अवश्य है जिसकी संपूर्ति के लिए उसका जन्म हुआ है। उत्कृष्टता शब्द सद्गुण के लिए प्रयुक्त यूनानी शब्द अरैती का हिंदी शब्दार्थ है। चाकू का अर्थ, जैसे चाकू का अर्थ है काटना, चाकू का काम है काटना, बिच्छू का काम है डंक मारना। तो इसी तरह इसका अच्छा या बुरापन इस बात पर निर्भर करता है कि कितनी अच्छी या बुरी तरह काट सकता है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य भी अन्य मनुष्यों की तुलना में अच्छा या बुरा हो सकता है। इसकी अच्छाई और बुराई दो तरह की होती है, एक अपनी विपत्ति संबंधी और दूसरी व्यवसाय संबंधी। कोई व्यक्ति अच्छा या बुरा चित्रकार, मूर्तिकार, डॉक्टर, वकील हो सकता है, किंतु वही मनुष्य अच्छा हो सकता है जिसमें दूसरे मनुष्यों को अच्छे बनाने वाले गुण बहुत प्रचुर मात्रा में विद्यमान है। सुकरात की तरह प्लेटो भी एक अच्छे व्यक्ति में विवेक, साहस, संयम, न्याय, इन चार गुणों का होना आवश्यक मानते हैं, क्योंकि ये चारों गुण मानवीय गुण और उत्कृष्टता यानी ह्यूमन वर्च्यू एंड गुडनेस का निर्माण करते हैं। अब तीसरा जो इन्होंने इंपॉर्टेंट पिलर माना है कि राजनीति एक कला है, पॉलिटिक्स इज एन आर्ट। ये आज की राजनीति नहीं ये मान रहे कि जो धर्म पर हो, जो लोगों को लड़ाए, लोगों में वैमनस्यता पैदा करे, इन ऐसी राजनीति को जो प्लेटो है वो निरर्थक मानता है। प्लेटो ने भी सुकरात का अनुसरण करते हुए शासन संचालन को डॉक्टरी या नौचालन की तरह एक कला माना है। इसलिए शासन के विशेषज्ञों को ही शासन संचालन का अधिकार दिया जाने, आज की तरह नहीं कि हमारे विधायक, हमारे मंत्री कक्षा 5 भी पास नहीं है और विधायकी कर रहे हैं, वो लोगों के ऊपर राज कर रहे हैं, वो डीएम एसडीएम को चला रहे हैं, कठपुतली बना के उन्होंने रखा है। तो वो ऐसा नहीं मानते हैं। यानी आपका उस क्षेत्र में स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, आप उस चीज के मास्टर होने चाहिए जिस चीज में आप जा रहे हैं। जैसे आप जेआरएफ आप क्वालिफाई करते हैं तो इसमें आप पॉलिटिकल साइंस के मास्टर हो जाते हैं, आप रिसर्च स्कॉलर होते हैं, आपको अच्छी खासी नॉलेज होती है, इसके बाद आप लोगों को अंडरस्टूड कर पाते हैं। इसीलिए आगे कहता है सोक्रेट्स कि जिस प्रकार हर व्यक्ति, जो प्लेटो कहता है, यहां पर सोक्रेट्स के ही डायलॉग चल रहे हैं जो प्लेटो अपनी बुक में उसको लिखता है। जिस प्रकार हर एक व्यक्ति कुशल मूर्तिकार या निपुण संगीतज्ञ नहीं हो सकता, उसी प्रकार हर व्यक्ति योग्य शासक भी नहीं बन सकता। सुकरात ने कहा था कि जनता बीमार है, इसलिए हमें अपने स्वामियों का इलाज कराना चाहिए। प्लेटो भी ये मानता है कि जनता बीमार रोगी के समान होती है और डॉक्टर एक सामाजिक चिकित्सक की तरह रोगी को ठीक करने के लिए कड़वी दवाइयां भी देता है। ठीक उसी तरह आदर्श शासक को जनता की बीमारी ठीक करने के लिए उसे कड़वी दवाई देनी पड़ती है। यानी यहां पर उसका कहने का मतलब यह है कि अगर जैसे कोई तुम्हारा डॉक्टर है, आप उसके पास जाते हैं, आप बीमार हैं बहुत ज्यादा, आप उसके पास जाते हैं तो कहते हैं कि साहब हमको इंजेक्शन मत लगाइए, हमको कड़वी दवाई मत दीजिए और ऐसे ठीक कर दीजिए। क्या ये पॉसिबल है?
बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। यानी कुछ ऐसे रूल्स, कुछ ऐसे रेगुलेशन उस सोसाइटी में इंप्लीमेंट करने होंगे जो एक दवाई का काम करे। हालांकि कुछ लोगों को इससे प्रॉब्लम होगी, जो एक तरह से कह सकते हैं निरंकुश हैं, उनको प्रॉब्लम होगी, लेकिन फिर भी आपको इस दवाई का, इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करना होगा। अब आगे कहता है थ्योरी ऑफ रियलिटी, सत्य का सिद्धांत। सत्य के सिद्धांत में उसने क्या बात कही है? राजनीतिक चिंतन में सुकरात के वास्तविकता के सिद्धांत को आदर्शवाद का जनक माना जाता है। प्रोफेसर कोकर के अनुसार प्लेटो के दार्शनिक वाद का आधार सुकरात का वास्तविक सिद्धांत है। प्लेटो सुकरात की इस धारणा से पूर्णतः सहमत है कि वस्तुओं की वास्तविकता उनके मूर्त रूप में नहीं वरन उनके विचारों में है। किसी वस्तु की वास्तविकता सत्ता इंद्रियों द्वारा प्रतीत नहीं होती है, वरन उसकी अमूर्त धारणा है जो कि उसके मन में विद्यमान रहती है। मूर्त रूप वास्तविक सत्ता की एक अपूर्ण अभिव्यक्ति है, उसकी पूर्णता तो वस्तु के विचार में ही रहती है। यानी जैसे आप अपना विचार और अपनी अभिव्यक्ति देते हैं लोगों को, तो आप जो है, आप किसी से बात करते हैं तो आपकी मनसा क्या है, आपका काम करने का तरीका क्या है, वो आपके डायलॉग्स में झलकता है। यानी जो आपकी सच्चाई है आपके बातों में कहीं ना कहीं दिखाई देती है। तो इससे लोगों को जो है, इससे लोगों को जागरूक होना चाहिए कि ये राजा हमारे लिए कैसा होगा। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने अपने इस जो है सिद्धांत में थ्योरी ऑफ रिलेटी की जो है रियलिटी की बात करी है, और उन्होंने कहा है कि कोई भी राजा जिसके पास स्पेशलाइजेशन हो उस क्षेत्र में, वही राजा बनने के लायक है। अब वो जो आपका 5वें नंबर का है, जिसपे ज्ञान का सिद्धांत तो बताते हैं कि थ्योरी ऑफ नॉलेज क्या है। प्लेटो भी सुकरात की तरह ज्ञान दो प्रकार मानता है। पहला सापेक्ष यानी रिलेटिव, दूसरा निरपेक्ष यानी एब्सोल्यूट। सापेक्ष ज्ञान इंद्रियों द्वारा प्राप्त अपूर्ण ज्ञान होता है, जो देश काल की परिस्थितियों से प्रभावित होने का बदलता रहता है। यानी जो सापेक्ष ज्ञान है, जो रिलेटिव नॉलेज है, वो बदलता रहता है। परिस्थिति गड़बड़ रही तो उसके अनुसार आदमी चेंज हो जाता है, परिस्थिति बहुत अच्छी रही तो उसके हिसाब से आदमी अपने आप को ढाल लेता है। लेकिन जो हमारा एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट ज्ञान है, तो वो कभी जल्दी से चेंज नहीं होता, किसी भी देश काल परिस्थिति के अनुसार वो बदल नहीं सकता है। ठीक है, यानी इस तरह का ज्ञान जो है ज्ञान ना होकर ज्ञान की तरह होता है। इसके विपरीत जो निरपेक्ष ज्ञान है वो अपरिवर्तनशील, बहुत ही ज्यादा वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक और वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव तथा रेशनल होता है, यानी तर्क संगत होता है। इस ज्ञान की अनुभूति विशुद्ध तथा निर्लिप्त बुद्ध को ही हो सकती है। यानी जहां पर किसी भी तरह की, ये कह सकते हैं कि विशुद्धि ना हो और वो व्यक्ति निर्लिप्त हो। निर्लिप्त इन द सेंस वो व्यक्ति किसी और जो है, जैसे क्या कह सकते हैं कि निर्लिप्त क्या है, हम जैसे शिव की बात करते तो शिव एक निराकार है। ठीक है, शिव निराकार है और वो अपने ही ज्ञान को लोगों के मन में अपने द्वारा जो है उसको धारण करवाता है, और वो कहता है कि जो हमारा नॉलेज है वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर रहा है। अब आगे चलते हैं कि ये देश काल की सीमा से बाहर की वस्तु होता है। वास्तविक ज्ञान निरपेक्ष ज्ञान होता है, इसलिए मानव जीवन का परम जो लक्ष्य है वो निरपेक्ष ज्ञान है। यानी उसने एब्सोल्यूट नॉलेज को ही सबसे अच्छा माना है। अब आगे चलते हैं दार्शनिक शासक की तानाशाही का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डिक्टेटरशिप ऑफ फिलोसोफर किंग। जो सुकरात है वो लोकतंत्र के मूर्खों व अज्ञानियों का शासन मानता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत सभी को वोट देने, शासन कार्यों में भाग लेने, न्याय करने का समान अधिकार प्राप्त था। कभी कभी शासकों को पासा फेंककर या लॉटरी द्वारा चुना जाता था। वो एथेंस की सरकार की घोर निंदा करता था। इसीलिए अज्ञानी शासकों ने सुकरात को प्राणदंड दे दिया। प्लेटो ने भी व्यवहारिक तौर पर एथेंस प्रजातंत्र की बुराइयां देख ली थी, इसलिए उसने भी अपने गुरु सुकरात की तरह प्रजातंत्र की निंदा की और लोकतंत्र के स्थान पर दार्शनिक शासन की तानाशाही का समर्थन किया। यानी जो
प्लेटो है वो सुकरात को मरते हुए देख रहा था, और उस टाइम पे जो सरकारें थे वो लोकतांत्रिक थी, वो प्रजातांत्रिक सरकारें थी। उन्होंने जो सोचो जिसके भलाई के लिए सुकरात ने दिन रात मेहनत करी, काम किया, उन लोगों ने जरा भी जो है, एथेंस के लोगों ने जरा भी सुकरात की कोई मदद नहीं करी। इवन शासकों के खिलाफ खड़े भी नहीं हुए वो लोग, और उसको मृत्युदंड दे दिया गया। तो प्लेटो के मन में बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि कहीं ना कहीं प्लेटो के मन में इस चीज को लेकर घृणा पैदा होगी कि जिस गुरु को मार दिया गया इन प्रजातांत्रिक सरकारों ने, लोकतांत्रिक सरकारों ने, तो ऐसा शासक होना सही नहीं है। शासक कैसा होना चाहिए? दार्शनिक होना चाहिए, और दार्शनिक शासक की तानाशाही होना चाहिए, यानी डिक्टेटरशिप का भी समर्थन किया। लेकिन कैसे शासक? जो उस चीज में स्पेशलाइजेशन हो, जिनको, जो दार्शनिक हो, जो लोगों को अंडरएस्टिमेट कर पाए। अब आगे आता है सबसे इंपॉर्टेंट जो 7 नंबर का है, डायलेक्टिकल मेथड यानी द्वंद्वात्मक पद्धति। ये क्या है? ये क्या है भैया? नई चीज। अब अगर बात करें तो सुकरात के समय में यूनान में वाद विवाद द्वारा अपने विरोधी विचारों का खंडन तथा अपनी विचारधारा को तर्क संगत ठहराने के प्रयास किए जाते थे। यह सत्य अनुसंधान करने की पद्धति द्वंद्वात्मक पद्धति कहलाती है। प्लेटो ने भी इस वाद विवाद की पद्धति द्वारा सत्य तक पहुंचाने के प्रयास किए। उसकी समस्त रचनाएं वाद विवाद के रूप में संवादों पर ही आधारित हैं। यानी बात क्या है? डायलेक्टिकल मेथड जो है वो वाद विवाद में, यानी आप प्रश्न जो है करो, और आपसे कोई प्रश्न कर रहा है, आप उसका उत्तर दो, आप किसी से प्रश्न करो और वो उसका उत्तर दे। इसमें चीजें बहुत ज्यादा क्लियर होती हैं। तो डायलेक्टिकल मेथड इसी पे बेस्ड था। अतः प्लेटो ने यह पद्धति सुकरात से ग्रहण करी। इस प्रकार सुकरात का प्लेटो पर प्रभाव स्पष्ट है। बर्नेट के शब्द में कहते हैं, बर्नेट एक बहुत बड़े फिलोसोफर है, वो कहते हैं कि प्लेटो का दर्शन सुकरात के ज्ञान के जीवाणुओं का ही विकास है, जो प्लेटोनिक निष्कर्षों में रिपब्लिक में उद्धृत हुआ है, यानी इसका ओरिजिन हुआ है, देखने को रिपब्लिक में मिलता है। मैक्सी के शब्दों में क्या है? प्लेटो के रूप में सुकरात ने फिर जन्म ले लिया। इस अर्थ में नहीं कि प्लेटो अपने गुरु की सच्ची नकल कर रहा था, वरन इस अर्थ में कि प्लेटो के मस्तिष्क और आत्मा ने अपने गुरु के विचारों और मान्यताओं को पूर्णता से आत्मसात किया, और उसने अपने उच्च बुद्धि कौशल से के एक ऐसे सुकरात के सपनों को आत्मसात किया और उसको लोगों के बीच में वो लेके आया। अब आगे बात करते हैं कि प्लेटो द्वारा रचित सुकरात का एक प्रकार का देवता है। प्लेटो द्वारा रचित सुकरात जो है, सुकरात को गॉड मान लिया प्लेटो ने, जो केवल वही बातें नहीं कहता जिनकी वास्तविकता की सुकरात से आशा की जा सकती, वरन वो ऐसी बातें भी कहता है जो प्लेटो की चमत्कार पूर्ण कल्पना उसे कहलाना चाहती है। इस प्रकार संक्षेप में कहा जा सकता है कि प्लेटो की रिपब्लिक में सुकरात के ग्रहण किए सिद्धांतों के सद्गुण ही ज्ञान, यानी वर्च्यू ही नॉलेज, वर्च्यू इज नॉलेज, सत्य का सिद्धांत, ठीक है, जो रियलिटी प्रिंसिपल है, ज्ञान का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। मनुष्य के अच्छा बनने के लिए साहस, विवेक, संयम और न्याय 4 गुणों का होना आवश्यक है। वो शासन को एक कला मानता है। शासन का संचालन तो दार्शनिक राजा के ही हाथ में ठीक रहता है। अतः प्लेटो पर सुकरात का प्रभाव स्पष्ट व अमिट है, इसलिए प्लेटो जो है वो सुकरात का ऋणी है। इतना मुझे लगता है क्लियर हुआ। कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, अगर सपोज दैट क्वेश्चन आता है कि जिनका जो है पॉलिटिकल साइंस PSIR ऑप्शनल है यूपीएससी में, कि प्लेटो के जीवन पर सुकरात के क्या क्या प्रभाव हैं और उनको अपने शब्दों में उनकी चर्चा करें, तो आप इन सभी हेडिंग्स को कोडिफाई कर सकते हैं वहां पर और लिख सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं कंटेम्परेरी सिचुएशन। कंटेम्परेरी सिचुएशन, उस टाइम की समकालीन परिस्थितियां क्या कर रही होंगी। किसी भी विचारों को समझने के लिए उसके वातावरण के बारे में समझना आवश्यक होता है। प्लेटो के विचार ही तत्कालीन वातावरण के अवश्य प्रभावित हुए हैं।
प्लेटो ने अपने समय के नगर राज्यों विशेषकर एथेंस में कुछ त्रुटियां देखी जिन पर उसने अपनी रचनाओं में विचार किया है। उस समय एथेंस में वातावरण कुछ ऐसी परिस्थितियों पर आधारित था। पहली परिस्थितियां क्या थी कि व्यक्तिवाद का अतिरेक अथवा स्वार्थ का प्रभुत्व था, यानी एक्सेसिव इंडिविजुअलिज्म था और डोमिनेंस ऑफ सेल्फिशनेस थी, यानी किसी व्यक्ति का वर्चस्व था और स्वार्थ बहुत ज्यादा था। उस परिस्थिति में प्लेटो ने अपने क्या विचार दिए हैं जरा देखते हैं हम। उस समय व्यक्तिवाद चरम सीमा पर था, लोग अपने स्वार्थों की पूर्ति में लगे हुए थे। सत्तारूढ़ शासक वर्ग अपने राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए कर रहा था। राजनीतिक पदों की कोई पवित्रता नहीं थी, वह शासक वर्ग के हितों को बढ़ाने वाले थे। राजनीति में सोफिस्टों का प्रभाव था। सोफिस्टों के अनुसार जो था कि राज्य व्यक्तियों का एक समूह मात्र था और इसका लक्ष्य व्यक्ति था। व्यक्तिवाद की इस भावना ने एथेंस को विरोधी नगरों में बांट दिया था। नगर राज्य में अल्पतंत्रीय सरकारें थी और उनकी स्थिति प्रजातंत्रीय नगरों से भी बुरी थी। शासक दल धनी वर्ग का प्रतिनिधि था, यानी धनी वर्ग को ही ज्यादा वर्चस्वता देता था जो शासक होता था। जैसे आज के टाइम पे इंडिया में भी देखने को मिल रहा है, अडानी को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी मिल रही है, अंबानी को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी मिल रही है, ठीक है, यानी धनी वर्ग की ही वर्चस्वता देखने को मिलती है। हितों की आपसी टक्कर ने राजनीतिक अस्थिरता फैला रखी थी। अल्पतंत्रों और प्रजातंत्रों में पाई जाने वाली राजनीति धन लिप्सा और स्वार्थ सिद्ध का उपकरण मात्र थी। परस्पर मतभेदों ने एथेंस का परस्पर विरोधी राज्यों में बांट रखा था। प्लेटो के शब्द में प्रत्येक राज्य में दो भिन्न भिन्न राज्य थे, एक अमीरों का राज्य था और एक गरीबों का राज्य था, यानी इन दोनों में बहुत ज्यादा विभिन्नताएं देखने को मिल रही, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयट हो रहा है जो गरीब वर्ग है। प्लेटो ने देख लिया था कि इस समस्या का भूतकाल यानी पास्ट जो है सेल्फिशनेस की प्रवृत्ति अथवा धन लिप्सा था, यानी जो पास्ट में जो गलतियां थी उन्हीं का ये परिणाम था। अतः इस बुराई को दूर करने के लिए प्लेटो ने शासकों के लिए धन संपत्ति अथवा घर बार अपनाने का अधिकार का विरोध किया, यानी जो शासक होने चाहिए उनकी अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, प्लेटो ने ऐसा कहा। अब दूसरा क्या विचार है प्लेटो का? उन्होंने कहा कि अमेच्योरिस्ट मिडिलसमनेस यानी अव्यवसायवादी हस्तक्षेप। उस समय एथेंस में अव्यवसायवादी हस्तक्षेप की मनोवृत्ति थी तथा ये लॉटरी की प्रथा व्यक्त होती थी। देखो आपसे पूछ लेगा कि अमेच्योरिस्ट मिडिलनेस क्या थी, यानी अव्यवसायवादी हस्तक्षेप क्या था, इसके बारे में जरा तो आपके पास ऑप्शंस होंगे कि ये एक ऐसी प्रथा थी जो लॉटरी प्रथा थी, ठीक है, तो आपको उसी में से ऑप्शन चूज करने होंगे क्योंकि आप जेआरएफ का पेपर देने जा रहे हैं, आप पॉलिटिकल साइंस के छात्र हैं, तो आपको आप रिसर्च के लिए जा रहे हैं, ये एक साइंस है, तो इसमें आपका मैथमेटिकल अप्रोच होना थोड़ा सा जरूरी है, ठीक है। यानी लॉटरी द्वारा किसी भी अज्ञानी या मूर्ख व्यक्ति को राजनीतिक क्रियाओं के लिए चुन लिया जाता था, यानी जैसे आज के टाइम पे एक तरह से कुछ पर्ची निकाल के फेंकी गई, उसमें जिसका नाम आया वो सपोज दैट विधायक बना दिया गया। तो ऐसी ही कुछ जो है एक्टिविटीज एथेंस में हो रही थी। वो कार्यात्मक विशिष्टीकरण का सुझाव देता है जिसका तात्पर्य था कि प्रत्येक व्यक्ति वही कार्य करे जिसके लिए वो अपने स्वभाव एवं आत्मा के अनुसार योग्य हो, जिसमें कुशलता व दक्षता प्राप्त हो, यानी स्पेशलाइजेशन। वो दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप न करे। उसका विचार था कि शासकों को दर्शन शास्त्र का तथा राज्य शासन की कलाओं का विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि अव्यवसायवादी हस्तक्षेप का सिद्धांत नष्ट हो सके और शासन क्रियाओं में योग्य व्यक्ति ही भाग ले सके। तो बहुत ही अच्छी बात प्लेटो ने कही कि यानी वो व्यक्ति वही काम करे जिसका उसमें मन लगता है, जिसमें उसकी आत्मा गवाही देती है, ठीक है। ये नहीं कि आपका मन नहीं, केवल आप धन की प्राप्ति के लिए आप जो है मंत्री बन रहे हैं, आप प्रधानमंत्री बन रहे हैं, आप विधायक बन रहे हैं। आपका एक तो पहला कि आपका स्पेशलाइजेशन उसमें होना चाहिए और स्पेशलाइजेशन के साथ आपकी उसमें रुचि होना आवश्यक है। अब दूसरा क्या बोला कि रूल ऑफ इग्नोरेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है रूल ऑफ इग्नोरेंस, यहां से कई बार क्वेश्चन पूछे गए।
अज्ञानता का शासन। एथेंस में प्लेटो का समय शासन पर अज्ञानी व मूर्ख राजाओं का अधिकार था। अपनी अज्ञानता के कारण उन्होंने सुकरात को भी मृत्युदंड दे दिया था। इस घटना से प्लेटो बहुत दुखी था। 30 निरंकुशों के शासन के अंत पर स्थापित प्रजातांत्रिक शासन पहले वाले ही दोषों से ग्रसित था। शासक वर्ग लॉटरी द्वारा चुना जाता था। मूर्ख व अयोग्य व्यक्ति भी इस पद पर आसीन हो सकता था। प्लेटो ने सद्गुण ही ज्ञान है, वर्च्यूज नॉलेज की उक्ति के आधार पर दार्शनिक राजा का सुझाव दिया। प्लेटो का प्रमुख उद्देश्य अज्ञानी शासकों के शासन को स्पष्ट करना था, यानी जो अज्ञानी है उनका शासन सत्ता पर कोई रोल नहीं होना चाहिए, ऐसा प्लेटो कहता है अपनी जो है रचनाओं में। अब आगे चलते हैं हम लोग। आर्थिक असमानता की बात कही उसने, यानी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की भी बात है। यानी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होगी तो शासन अच्छा नहीं चल पाएगा, लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होगा, भेदभाव होगा, गरीब और अमीर तबका होगा, जो अमीर तबका होगा वो गरीबों का एक्सप्लॉइट करेगा। इन सभी चीजों पर उन्होंने अपनी मौलिकता दी है। प्लेटो के समय में शासक वर्ग धनी वर्ग का ही प्रतिनिधित्व करता था। राजनीति धन कमाने का साधन बन चुका था। जनता में अमीर गरीब का अंतर शीर्ष पर था। शासक वर्ग धन लिप्सा के कारण जनता का शोषण कर रहा था। स्वार्थ की भावना जन कल्याण की भावना से सर्वोपरि थी। अल्पतंत्र व प्रजातंत्र दोनों के शासक राजनीति को आर्थिक लाभ का साधन मानते थे। यानी ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। बार्कर ऐसा कहते हैं, बार्कर के शब्दों में, कि अल्पतंत्रों और प्रजातंत्रों में पाई जाने वाली राजनीति तथा धन लिप्सा के मिश्रण से उत्पन्न संभ्रांतियां ही नागरिक कलहों अथवा सामाजिक संघर्षों का प्रमुख कारण थी। यानी जब भेदभाव होगा लोगों के बीच में, अमीर और गरीब के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो बड़ी बड़ी हड़तालें होंगी, मूवमेंट्स होंगे, इससे राज्य जो है ग्रो नहीं कर पाएगा। इसीलिए राज्य को वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए और बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जात पात के, बिना किसी धर्म के लोगों के जो है वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए। अब आगे चलते हैं। राजनीतिक अस्थिरता भी देखने को यूनान में बहुत ज्यादा मिलती है। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। प्लेटो के समय में एथेंस में राजनीतिक वातावरण दूषित हो चुका था। यूनान छोटे छोटे राज्यों में बट गया था। सभी राज्य स्वार्थ सिद्धि की प्रवृत्ति पर आधारित थे। राज्य भी उपराज्यों में बटा हुआ था। शासन की बागडोर अयोग्य शासकों के हाथ में थी और निरंतर राजनीतिक विरोध की स्थिति बनी रहती थी। प्लेटो ने अपने जीवन काल में ही 30 वर्षों तक एथेंस को स्पार्टा तथा फिलियोनेशिया के साथ संघर्षरत देखा था। यानी 30 वर्षों तक एथेंस और स्पार्टा के बीच में संघर्ष हो रहा था, यानी संघर्ष विराम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। क्रांति या विद्रोह द्वारा एथेंस में 30 निरंकुश शासनों की स्थापना हुई थी। जनता व शासक हिंसात्मक कार्यों को असंवैधानिक कार्यों में लिप्त थे। निरंतर राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण बना रहता था। इससे दुखी होकर प्लेटो ने दार्शनिक राजा का शासन स्थापित करने की बात कही। यानी राजा दार्शनिक होगा, वो लिबरल होगा, वो चीजों को सोचेगा, फिलोसफिकल मेथड यूज करेगा, वो किसी का बुरा नहीं करना चाहेगा। इसीलिए जो प्लेटो है वो दार्शनिक राजा के कॉन्सेप्ट को बताना चाहता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनकी रचनाएं पूछ लेता है एग्जाम में, और सभी जितने भी अभी तक ईयर्स के एग्जाम हुए मैंने देखा है कि 1-2 क्वेश्चन रचनाओं से जरूर आता है। प्लेटो की रचनाएं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो प्लेटो की रचनाएं जो है कुछ काल के आधार पर 4 वर्गों में बांटी जा सकती हैं। पहले वर्ग में सुकरात से संबंधित रचनाएं हैं। इन रचनाओं के विचार सुकरात के विचारों की ही अभिव्यक्ति है, यानी जो सुकरात ने अपने डायलेक्टिकल मेथड्स में यूज किया है उसी को एज इट इज प्लेटो ने अपनी रचनाओं में जो है उसको क्रियान्वित किया है। पहला जिसे अपोलॉजी है, क्रीटो है, यूथिफ्रो है और जॉर्जियस है, ये पहले वर्ग की रचनाएं यानी फर्स्ट ऑर्डर की रचनाएं हैं। ये सभी रचनाएं सुकरात की मृत्यु से संबंधित है। और प्रथम जो 2 रचनाएं हैं वो राज्य की आज्ञा का पालन तथा उसकी सीमा से संबंधित है। ठीक है, अब हम बात करेंगे द्वितीय वर्ग की रचनाओं की। सबसे पहले 380 ईसा पूर्व की हैं ये रचनाएं। ये प्लेटो के अपने विचारों से संबंधित है। इस वर्ग में मीनो,
प्रोटोगोरस, सिंपोजियम, फोडो, रिपब्लिक और फेड्रस, ये ऐसी रचनाएं हैं जो सेकंड ऑर्डर की हैं। ये सभी रचनाएं प्लेटो को चरमोत्कृष्ट साहित्यिक एवं दार्शनिक प्रतिभा को प्रतिबिंबित करती हैं। यानी इस टाइम का जो प्लेटो है वो खतरनाक बन चुका है, वो ऐसी सी रचनाएं दे रहा है जिससे सभी लोग प्रभावित हो रहे हैं और प्लेटो की बात मानने पर विवश हो रहे हैं। तीसरे वर्ग में संवाद या कथनोपकथन यानी डायलॉग्स आते हैं, जिनका संबंध प्लेटो की शैली, विचार और व्यक्तित्व से अधिक द्वंद्वात्मक पद्धति से है। यानी अब ये भी लास्ट में डायलेक्टिकल मेथड्स यूज कर रहे हैं। पार्मेनिडीज, इसमें कौन कौन सी रचनाएं हैं? पार्मेनिडीज, तिथीस, सोफिस्ट और स्टेट्समैन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछी गई स्टेट्समैन, और ऐसी रचनाएं हैं जो तीसरे वर्ग में इसको जो है प्लेटो की देखने को मिलती हैं। अंतिम वर्ग में जो चौथे वर्ग की हैं, जिसमें फिलिबस और टाइमियस और लॉज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ग्रंथ आते हैं। लॉज प्लेटो का अंतिम ग्रंथ है। इस ग्रंथ में सुकरात एक चरित्र के रूप में पूर्णतः विलीन हो जाता है। यानी अब क्या करते हैं, सुकरात को श्रद्धांजलि देने के लिए लॉज जैसी रचनाओं का निर्माण करते हैं, जिसमें सुकरात अपने चरित्र के रूप में पूर्णतः विलीन हो जाता है। इस रचनाओं में प्लेटो की सर्वोत्तम रचना रिपब्लिक है, जिसके द्वारा प्लेटो राजनीति, दर्शन तथा शिक्षा, मनोविज्ञान, कला, नीति शास्त्र आदि के क्षेत्र में एक मेधावी व सर्वश्रेष्ठ विचारक के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। यानी सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करी जाए तो इनकी रचना आपकी रिपब्लिक है। ये रचना राजनीतिक चिंतन में इतिहास में प्लेटो की एक बहुत ही महत्वपूर्ण व अमूल्य देन मानी जाती है। इतना आप लोगों को मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए ही इस लेक्चर को इतना ही रखते हैं। आप सभी लोग टाइम पे आइए और हमारे लेक्चर्स को देखिए, शेयर करिए और मजा आए तो कमेंट जरूर करिए आप सभी लोग। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, सत श्री अकाल, आदाब। थैंक यू क्लास।